हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूँ राकेश आप लेकर का टाइम जिसका नाम है क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टूडेंट का सेट नंबर 3। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आ गया हूँ मैं। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट जानते हैं आज ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। और इससे पहले आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने दो क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिए हैं। तो काफी सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा उसको, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको जरूर देख ले। ये पहले क्वेश्चन पेपर का लिंक इसमें दे दूंगा, या तो बायो में जाके आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को, ठीक है, यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर के। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए तीसरा क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आ सकते हैं आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इसलिए आप स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के अपने फटाफट से शुरू करते हैं। और ये थोड़ा सा क्लास जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैं लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट करा दूंगा। तो फटाफट से कर लेते हैं, चलो तो करते हैं। और आपको क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे सुने हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लें, क्योंकि आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज। चलो हमारे ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ वह आपका 2023-24 का क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रीवियस ईयर का है, पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू को क्वेश्चन पेपर जितने भी होते हैं हमारे सारे सारे वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। बार बार रिपीटेड होते हैं, हर साल आने वाले होते हैं, तो वो सब क्वेश्चन होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो असली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, सामान्य देश से। तो इसको पहले जो है ना, इस तरह सामान्य देश को 15 मिनट का समय दिया जाता है, इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। करते हैं। एग्जाम पैटर्न पे मत जाना, ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर का, तो ये नया मतलब कि लेटेस्ट नहीं है, पुराना है। हम क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम इस वाले क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो चलो स्टार्ट करते हैं। खंड आ की बात करते हैं, ठीक है। खंड आ के अंदर में हमारी ये कितने मार्क्स का 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम पैटर्न में मत जाना। ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, बट क्वेश्चंस को हम खाली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, ठीक है। चलो तो पहला आपका क्या होता है, आपका पहला पैसेज आता है, ठीक है। तो पैसेज के अंदर हमारे को करना क्या होता है, पैसेज को हैक करने का। देखो मैं इस क्लास में पैसेज तो नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, पैसेज का हर एक का सोल्यूशन करा के नहीं बताऊंगा। इसको हैक कैसे करते हैं आपको मैं 2 स्टेप बताऊंगा, उसको फॉलो करना। आपके जो पैसेज आपका आपके एग्जाम के अंदर में 2025-26 इस बार जो आने वाला 7 नंबर का पैसेज आपका है, दो आपके 7-7 नंबर के, मतलब कि 14 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा। तो 14 मार्क्स के आपको 14 मार्क्स में 14 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको चाहिए, 14। तो आपको क्या करना है उसको मैं बताता हूँ। स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज का ना क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्या करो क्वेश्चन को रीड करा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लोगे दिमाग में रहा कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो आप जब फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारे को करना है, अब हमारे को पैसेज रीड करना है, ठीक है, पैसेज रीड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में है, पहला पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन दिमाग में, तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, वैसे वैसे आंसर को हमको अपने पेंसिल से अपना फाइंड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इससे पेंसिल हो पेन जो भी हो, तो उस तरह से हमारा आराम से काम हो सकता है। तो इस तरह से हैक होता है भाई, ये हैक हैगा। तो कैसे हम इसको हैक कर सकते हैं, कैसे बड़े पूरे बट्टे में से बट्टे मार्क्स ला सकते हैं पैसेज करने में, ये तरीका होता है। चलो करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पैसेज में बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस मत करना इसकी, मैं ये कहूंगा, प्रैक्टिस मत करना, ठीक। पैसेज दिखा देता हूँ बोलने में, क्योंकि आज ही आपका एग्जाम है तो प्रैक्टिस करने का समय वैसे भी नहीं है, ठीक है। मैसेज करना मत, पैसे आसान होता है, हर कोई कर सकता है यार, हर कोई कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, वह हमारा आएगा सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो ये काव्यांश से रिलेटेड में है, तो इसका जो क्या अर्थ है, क्या है क्या नहीं है, मैं सबको समझा देता हूँ। ये तो मैं समझाते हुए चलूंगा। देखो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प हमारे को चुनना है, ठीक है। तो देखो ये भी आपके एग्जाम के अंदर अलग अलग आता है, ठीक है। तो पिछली 2 क्लासों के अंदर मैंने इसको भी करा दिया है, पिछली 2 क्लासों के अंदर में मैंने इसको करा दिया है, इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता कैसे करते हैं, सेम में होता है, उसको भी करने का सेम तरीका होता है भाई। स्टेप वही 1 होता है हैक करने का। इसको भी पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, हर एक क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, फिर जाके के हमारा जो लिखा रहता है पैसेज, उसको छोटा सा काव्यांश रहता है, कविता रहता है, इसको पढ़ करके फिर आंसर देना होता है, ठीक है। तो बस यही चीज है, इसमें भी वो सेम तरीका है। तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसको भी कराऊंगा नहीं मैं, ठीक है। बाकी इसका जो हिंदी में मतलब जो है ना इस पैसेज का, मैं समझा देता हूँ अभी फटाफट से, क्योंकि आज ही एग्जाम है तो इसलिए हम ज्यादा इन सब चीजों पर फोकस नहीं करेगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना जो आ सकते हैं उसको मैं कराता हूँ, क्योंकि ये सब चेंज ही रहते हैं ना। मैं इसको हिंदी मतलब समझा देता हूँ आपको। देखो तो इसके अंदर में जो आपका हिंदी जो मतलब है फटाफट से समझ लेते हैं।
देखो इसमें आपका जब पहले जो मतलब आएगा, चंद खिलौनों के कारण के खोने से बचपन नहीं मरता, मरा करता। ठीक है, देखो तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जीवन में कुछ छोटी मोटी चीजों के खो जाने से जीवन का मूल अस्तित्व या बचपन की मासूमियत खत्म नहीं होती। तो कहने का मतलब है भाई, चीजों को खोने से कोई बचपन खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। लाखों बार गगरी, ठीक है, लाखों बार गगरिया फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल हो वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। अब इसका मतलब क्या है, देखो इस छंद में कवि कहते हैं कि पनघट पर लाखों घड़े फूटने के बावजूद, ठीक है, पनघट पर लाखों घड़े फूटने के बावजूद घाट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तट पर लाखों नावें डूबने के बावजूद भी वहां की रौनक वैसी ही रहती है। ठीक है, जो लोग अंधेरे को बढ़ाना चाहते हैं और आशा की किरण को बुझाना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि पतझड़ के लाश प्रयास करने पर भी बगीचा कभी नहीं मरता। कहने का मतलब है कि भाई, जो भी बंदे सोचते हैं कि किसी को हम गड्ढे में डुबा दें या बुरा सोचते हैं उसके बारे में, तो ऐसा कुछ वो कर भी नहीं पाते, ना उनका सपना कभी पूरा होता है, ना उनका कार्य कभी पूरा होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है भाई, पतझड़ से पेड़ के सारे पत्ते झड़ तो जाते हैं, बट फिर से दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, यही चीज है। और पर फिर से वह हरा भरा हो जाता है। ठीक है, यही चीज है बस। तीसरा छंद देखो, लूट लिया माली ने उपमन लूटी ना लेकिन गंध फूल की। ठीक है, अब समझो, अब आगे समझाता हूँ क्या बहुत मस्त कहा जा रहा है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखंडों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। अब देखो कहने का मतलब क्या है, कभी यहाँ कभी कहते हैं कि भले ही माली ने बगीचे को उजाड़ दिया हो, बगीचे को क्या कर दिया, माली तो वैसे बनाता है, ऐसी बात है, बट फिर भी उजाड़ दिया हो मतलब काटा पीटी करते हैं, कुछ पौधे होते हैं हटा वटा देते हैं, ये सब चीजें, तो जो भी पौधे खराब हो जाते हैं उसको हटा देते हैं, लेकिन वह फूल की सुगंध को नहीं लुटा सका। फूल की सुगंध भाई, वहां से हमारे फूल पौधे जो भी खराब हो सकते हैं, या कोई ऐसा माली है जो पूरा क्या करता है, खराब कर देता है पेड़ पौधों को, भाई फिर भी उसका जो फूलों का सुगंध है वो हटा पाएगा क्या? नहीं, फिर से दोबारा उग जाएंगे। ठीक है, और आगे देखो, तूफानों ने भले ही परेशान किया हो लेकिन धूल की खिड़की बंद, ठीक है, धूल की खिड़की बंद नहीं हुई। ठीक है, माने यानी जीवन चलता रहता है। ठीक है, जो मतलब कि जो भी भाई जितने भी परेशानी, जो भी लोग हमारे क्या है, तूफान आएगा, भले वे परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन धूल की खिड़की बंद नहीं हुई। ठीक है, धूल की खिड़की, तो धूल की खिड़की है ना, खिड़की, धूल की खिड़की बंद नहीं हुई, मतलब कि परेशान नहीं हो पाए। जैसे कि जो भी हमारे को परेशान करना चाहते हैं, हम उससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो नफरत फैलाते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि कुछ लोगों की नाराजगी या अस्वीकृति से सच्चाई या दर्पण का अस्तित्व खत्म नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये कहने का मतलब है, ये पैसेज था आपका। ठीक है, ये है। तो इसके आंसर क्या आएगा, इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दूसरे क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे, आंसर मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसको प्रैक्टिस मत करना, हम आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे मेन मेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रामर पे अब बढ़ते हैं। अब हमारा ग्रामर जो स्टार्ट होता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे को उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। चलो करते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, एग्जाम के अभी भी। पहला हमारा क्वेश्चन है बी विज्ञान में। ठीक है, विज्ञान में उपसर्ग बताइए। विज्ञान में उपसर्ग क्या है हमारा? उपसर्ग विज्ञान में हमारा उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग जो क्या रहता है, शुरुआत में लगता है। उपसर्ग क्या रहता है, शुरुआत में लगता है। प्रत्यय क्या लगता है, लास्ट में लगता है। ठीक है, ध्यान रखना बस। तो विज्ञान में क्या उपसर्ग है, मतलब कि शुरुआत वाला शब्द क्या जुड़ा है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, बी है। आगे तक पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके नाम हमारा बताओ क्या है, बताओ। पहाड़ी के अंदर में आपको प्रत्यय कौन सा, ई प्रत्यय। क्या है प्रत्यय, ई प्रत्यय। आगे करते हैं। नियमित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। नियमित शब्द में हमारा मूल शब्द प्रत्यय अलग करना है। तो इस यहाँ पर देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा नियम। ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा, नियम और प्लस में ईथ। नियम प्लस में ईथ लगाएंगे तो हमारा क्या बनता है, हमारा नियमित बनता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला चुनना है हमारे को। प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। भाई ये तो गलत हो गया, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ये सही है हमारा। आगे तक प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। हाँ, प्रत्यय लगने के बाद में शब्द के अर्थ में प्रत्यय, जैसे कि समाज,
जैसे कि आपका समाज है, समाज के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, तो क्या बन जाता है हमारा, सामाजिक बन जाता है। ठीक है, पहले समाज था, फिर पहले समाज, ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब बन गया सामाजिक। ठीक है, समाज प्लस में एक क्या बन गया, सामाजिक। सामाजिक के अंदर में सभी लोग आ जाते हैं, समाज के अंदर में सभी लोग आते हैं, बट सामाजिक की जो व्यवस्था होता है ना, सामाजिक के अंदर में जाति धर्म और हम सब कुछ, हर एक चीज आता है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई, इसमें कम लिमिटेड चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो करते हैं, हमारा कौन कौन सा सही है, हमारा दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, 20 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलब एक का मिलन कोलब दो से करना शुरू करते हैं। तो हमारे को बताना है कि ऊंचाई में क्या लगा, बताओ ऊंचाई में हमारा क्या लगा है। ऊंचाई के अंदर में आपका लगा हैगा, ऊंचाई के अंदर में आपका जो क्या लगाएगा, आपका ये लास्ट वाला जो लगा हैगा हमारा प्रत्यय लगा है। ठीक है, लास्ट वाला क्या प्रत्यय लगा, सुंदरता। सुंदरता के अंदर में कौन सा प्रत्यय लगा है, हमारा प्रत्यय है, तो ता लगा है। दुकानदार में कौन सा प्रत्यय लगा, हमारा दाल लगा है। ठीक है, बस यही है बस। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, अब हमारे को फोर्थ क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार समाज पर, ये सब क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, निर्देश अनुसार समाज पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 उत्तर के हमारे उत्तर देना है। चलो करते हैं। सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह कीजिए। सुख दुख का समास, तो जो हमारा समस्त पद है, समास विग्रह मतलब कि तोड़ना है इसको। क्या करना है, ये सिर्फ एक वर्ड है, तो इसको हमारे को एक्सपेंड करना, तोड़ना है। ठीक है, बढ़ाना है, सॉरी बढ़ाना है। ठीक है, तो सुख दुख को हम कैसे लिखेंगे, सुख दुख हम ए इसका राइट है, सुख और दुख लिखेंगे। समास प्रक्रिया कैसे करेंगे, सुख दुख हम सुख और दुख लिखेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। विधालय में समस्त पद में समास होगा, विधालय के अंदर में समस्त पद में क्या होगा, समास होगा, कौन सा समास होगा बताओ, विधालय के अंदर में कौन सा समास होगा, चलो बताता हूँ। विधालय के अंदर में जो हमारा समास आएगा, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। जिस, ठीक है, जिस समास में पहला जो हमारा पद हो संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, मतलब कि संख्या वाला हो, तो उसको हम कौन सा हमारा, तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दीर्घो समास कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घो समास कहते हैं। ठीक है, इसको हम दीर्घो समास कहते हैं, जैसे कि हमारा त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति हो गया। ठीक है, और पंचपद हो गया। ठीक है, पंचवाट हो गया, पंचवाट। ठीक है, पा त्रि, ये सब क्या है कि हमारे संख्यावाचक हो गया। आगे करते हैं निम्नलिखित समास। ठीक है, निम्नलिखित समासों में से अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है हमारे को बताना, जैसे कि रात दिन हो गया। रात दिन किसका है हमारा, रात दिन जो था मेरा, रात दिन में कौन सा समास रहेगा हमारा, रात और दिन। अभी बता देता हूँ, इसमें आपका जो हैगा पंचरतन हो गया, पंचरतन, ये तो आपको अभी पता, पांच, पांच आ गया, तो ये कौन सा समास हो गया, ये तो आपका दीर्घु हो गया, ये तो होगा ही नहीं। और आजीविका है, परभेट है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है तीसरा चौथा, इसका राइट आंसर है तीसरा और चौथा, सी इसका राइट आंसर है। तो आजीविका परपेट पे भरपेट, ये हमारे हैं। तो तीसरा चौथा इसका क्या है हमारा, तीसरा चौथा हमारा एग्जाम्पल याद कर लेना, अव्यय भाव का समाज उदाहरण पूछ लिया जाए तो आजीविका और आजीवन और भरपेट। ठीक है, और रात दिन में कौन सा समास होता है आपको बता देता हूँ, रात दिन के अंदर में आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से हमारे ऊपर वाले समास के अंदर में, ऊपर वाले सुख दुख में कौन सा समास हुआ, हमारा द्वंद्व समास हुआ। क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ, समास। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, अब करना है मिलान करना है। ठीक है, तो त्रिमूर्ति में कौन सा, त्रि संख्यावाचक आ गया, तो कौन सा समाज होगा हमारा, द्विगु समाज होगा। क्या होगा, द्विगु समाज। पहले का पहला है प्रेम पूर्ण हार जीत। हार जीत अभी मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, जब हमारा बीच में क्या ना ऐसे हाइपर मार्क आ जाए, बीच में क्या है, हाइपर मार्क आ जाए, वह कौन सा समाज होता है मेरा, वह कौन सा समाज होता है मेरा, बताओ। हाइपर मार्क वाला कौन सा समाज होता है हमारा, द्वंद्व समाज होता है। क्या, द्वंद्व समाज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व समाज। ठीक है, आगे कहता है प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण कौन सा होता है, तत्सम होता है, और तत्सम का एक और उदाहरण क्या था हमारा, विधालय। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, फिफ्थ है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के वेद बताने हैं हमारे को, 5 बहुविकल्पियों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो करते हैं। हमारे के वाक्य का प्रकार बताना है हमारे को, सुख विदर। ठीक है, सुख विदन, विदर, सुख विदन पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, सुख विदन। ठीक है, विदर, सॉरी सुख विदर, सुख विदर। ठीक है, वी सुखविंदर, सॉरी सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, तो इसमें कौन सा हमारा होगा, हमारा वाक्य के आधार पर वेद कौन सा है, निषेधवाचक। कौन सा होगा हमारा, पानी नहीं डाल रहा है, निषेधवाचक, पानी नहीं डाल रहा है, नहीं लगा हुआ है ना, तो कौन सा बनेगा हमारा, नहीं लगा हुआ तो निषेधवाचक। ठीक है, आगे करते हैं आगे। है वाक्य का प्रकार बताइए, नव वर्ष मल्यम। ठीक है, नव वर्ष मल्यन में, ठीक है, मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, तो ये हमारा कौन सा, इच्छावाचक हो गया। क्या हो गया हमारा, इच्छावाचक है। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। तुम प्रार्थना प्रथम आए हो, तुम क्या हो, प्रथम आए हो,
इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है। विस्मयवाचक में आचार्य मतलब कि विस्मयवाचक मतलब क्या बोला है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, तुम प्रथम आए हो, जैसे कि इसको तुम प्रथम बनाया तो वाह, ऐसा इसका डी इसका राइटर है, वाह तुम प्रथम आए हो, तो मतलब कि हाइपर मार्क लगा देना होता है। जब विस्मयवाचक में बदलना हो तो क्या हाइपर मार्क जो हमारा ये सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्यूरियोसिटी वाला जो बोलते हैं ना, वो लगा देना होता है हमारे शुरुआत में। वाह वाह, ठीक है, वाह तुम प्रथम आए हो, ऐसे लेके बोलेगा, ठीक है। आगे करते हैं घ जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, वह अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य वेद होता है? कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, तो कौन सा हमारा, तो कार्य ना होने का जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, तो भाव प्रकट होता है, तो संकेतवाचक भी बोल सकते हैं, संदेश संकेतवाचक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाव पे ना होने का निषेधवाचक होता है, क्या होता है हमारा, निषेधवाचक वाक्य होता है। क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। आगे करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण हमारा जब हमारा शुरुआत में प्रश्नवाचक, जब हमारा शुरुआत में डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, कहाँ, ये सब आ जाए हमारा, तो वहां पर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। क्या, ठीक है, तो ये 20 का राइट आंसर है। क्या ट्रेन देरी से चल रही है, ठीक है, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, करते हैं। ख है हमारा क, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानना है। निम्नलिखित पंक्तियों में हमारे को क्या करना है, अलंकार पहचानना है। नील गगन सा शांत हृदय हा हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, ठीक है। नील गगन सा लगा दिया, क्या लगा है, सा हृदय हो रहा, तो बताओ यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा हमारा, उपमा अलंकार होगा। क्या है वहां पर, जब सा सी सा, ठीक है, ये सब मेरे आ जाए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है मेरा, उपमा अलंकार होता है, ध्यान रखना। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानना है। कमल मुख सुंदर लगता है, कमल, ठीक है, कमल मुख सुंदर लगता है, मुख की समानता किससे की गई भाई, कमल मुख सुंदर लगता है, सीधे कहा जा रहा है कमल मुख सुंदर लगता है, सुंदर जैसा लगता नहीं है, लगता है, सीधे डायरेक्ट कहा जा रहा है। तो डायरेक्ट कहा जा रहा है, जब डायरेक्ट कहा जाए तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना। आगे करते हैं, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए, ठीक है। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ, मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ, ठीक है। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर हमारा, यमक अलंकार होगा। देखो, तो यहाँ पे जो यमक अलंकार है किस लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर उत्तर दो दो बार आया, ठीक है, उत्तर दो दो बार आएगा, दोनों बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है। उत्तर, मैंने उत्तर दिया, मैंने आंसर दिया, उत्तर की ओर, उत्तर के यहाँ पे दिशा हो गया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा हमारा, यमक अलंकार होगा। मतलब कि एक शब्द बार दो बार आए, ठीक है, एक शब्द दो बार है, बस दोनों बार उसका अर्थ क्या अलग हो तो यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, घ है, निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण है, निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण है हमारा, बताओ। यमक, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने कौन सा अलंकार होता है हमारा, हमने क्या पढ़ा था, यमक अलंकार होता है, ठीक है। दो शब्द बार बार आए, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। जब यमक अलंकार में मैंने बोला है, कोई भी एक ही शब्द दो बार आए, बस दोनों बार बार उसका हल, उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, ठीक है। तो भुखमरी की समस्या का हल, हल हल चलाने में है, भुखमरी का हल, देखो यहाँ पे हल दो बार आया है, बट हल का मतलब यहाँ पे क्या, समस्या, हल का मतलब क्या, समाधान है यहाँ पे एक बार, ठीक है, समाधान, समाधान, और हल का मतलब क्या है, एक कृषि औजार है, यहाँ पर दो बार आया, बट दोनों बार इसका शब्द क्या, अर्थ क्या अलग अलग है, तो यहाँ पे हो गया। बाकी सब देखते हैं, बाकी सब हमारा जो हैगा, एक के अंदर में कौन सा अलंकार है हमारा, आंखें हिरण सी चंचल, सासी से लग जाए तो कौन सा अलंकार होगा हमारा, उपमा अलंकार होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते आएंगे, ठीक है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खेलते हैं, तुम पर खेलते हैं, यहाँ पर सा लग रहा है, क्या है, सा शब्द की अनुवृत्ति है बार बार, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा, एक ही शब्द बार रिपीट हो, सा वर्ग वन की अनुवृत्ति है, तो अनुप्रस्थ अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हो, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हो, चांद खिलौना कहना, चांद खिलौना जो आपका है ना, चांद खिलौना, तो यहाँ पे क्या हमारा रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब किसी पंक्ति में एक वर्ड की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, एक ही वर्ड की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या था हमारा, सा, ठीक है, एक बार एक ही वर्ण, ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है हमारा, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, सिंपल सा था। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो 7वां क्वेश्चन भी आपका आसान होता है, वही सेम तरीका पैसेज होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर जाके हमारे को पहले क्वेश्चन को पढ़ना, तो क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, तब जाके पैसेज को पढ़ने जाना, फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना, इससे आपके बट्टे में से बट्टे मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब ये जो कोई इस तरह का क्वेश्चन है, ये हमारे को थोड़ा सा ना
इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टोरी हमारे को याद है ही है, तो हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, भले ये प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्षितिज के गद्यांश पदों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है हमारे को, ठीक है। पहला हमारा है, सलीम अली की ख्याति किस रूप में है। सलीम अली की जो ख्याति, ख्याति मतलब प्रोफेशन किस रूप में हमारा आएगा, ख्याति। ख्याति का मतलब यहाँ पे पसंद, पसंद किस रूप में है, मतलब कि ख्याति या प्रोफेशन भी बोल सकते हो एक तरह से, और किस रूप में है, प्रोफेशन ही है, पक्षी वैज्ञानिक है ये, क्या है, पक्षी वैज्ञानिक है। आगे करते हैं, लटकोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों को बिछड़ने का क्या कार्य था, वहां पे क्या कार्य था हमारा, ये तो ए इसका राइट है, सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटकना, सुस्त घोड़ा था इसलिए उसका वह बराबरी नहीं कर पा रहे थे, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे साथ में, इसलिए। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 9 है, ठीक है। तो इसको भी यही हमारे को पहले इसमें भी सेव होता है, पहले इसको पढ़ो समझो, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, कनेक्टिविटी इसमें करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, पहले क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को रीड करके, ठीक है, फिर जाकर के हमारे को इसको करना, ठीक है। बाकी मैं इसका मतलब समझा देता हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। हसमुख हरियाली हिम अताप, सुख से अलसाए से, ठीक, अलसाए से सोए, भीगी हरियाली में निसी की, तरक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ अच्छंद अच्छंदन, ठीक है, अच्छंदन, सॉरी, अच्छंदन, रूपम, रूपम हिमांत में स्नगद शांत, और निभ शोभा से हरता जन मन। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में भले थोड़ा सा परेशानी होती है, बट समझ में आ जाता है। देखो, देखो, समझा देता हूँ मैं फटाफट से। हसमुख, ठीक है, हसमुख हरियाली हिम अताप, आप इसको खुद ही पढ़ लेना, आप इसको खुद ही पढ़ लेना, खुद ही समझ लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आपके एग्जाम में अलग ही आएगा इसके लिए, बेसिकली, ठीक है, हम मेन मेन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 10th है, क्षितिज के पाठ्य पदे पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्प प्रश्नों में से उत्तर चुन के देना है, ठीक है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस एकदम रिवीजन करने के लिए तरह से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मेघ के बंठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन आता है, तो ये अब क्या से परिवर्तन आता है, नाचती गाती आगे आगे चलती है। तो क्या बनता है हमारा, मेघ के बंठन पे आने पे हवा में क्या परिवर्तन आता है आपका, नाचती गाती आती है और आगे आगे चलती है। एंड करते हैं खा का, कवि ने बच्चों, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पंक्ति में किस प्रकार किस रूप में चिन्हित किया गया है, पंक्ति को किस रूप में चिन्हित किया गया है, आचार्य, ठीक है, अचरज पूर्ण पंक्ति के रूप में, अचरज पूर्ण भाई, अचरज पूर्ण आचार्य जनक भाई, बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई बच्चे काम पे, ठीक है, अचरज पूर्ण पंक्ति के रूप में व्यक्त के रूप में व्यक्त किया है, मैंने कहा है, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में हैगा वह है क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिनके आने से हमारा आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये वाला सभी क्वेश्चन के आंसर याद जरूर कर लेना। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ और यहीं पे याद करवा दूंगा, बस फटाफट से पढ़ लेना, मेरे साथ में पढ़ते चलते हैं, मेरे साथ में पढ़ते चलना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग पढ़ने के बाद आपको प्रेमचंद किस तरह के व्यक्ति नजर आते हैं, ठीक है, विचार करते हुए लिखिए। तो भाई जब हमने वहां पर पढ़ा था हमने बुक्स के अंदर में, तो हमारा आपका आंसर जो हमारे को लिखना है, हमारे को ये लिखना है, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग के आधार पर प्रेमचंद एक सादा, ठीक है, साधारण, सादगी पसंद और संघर्षशील व्यक्ति नजर आते हैं, ठीक है। वह दिखावे से दूर रहते हैं और जीवन की कठिनाइयों को हंसकर सहते हैं, वह सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, सॉरी, अपनी कलम से संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी विशेषता है प्रेमचंद, प्रेमचंद जी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सलीम अली की तुलना टापू से ना करके अथाह, ठीक है, अथाह सागर से क्यों की गई हैगी, ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा हैगा पहले आंसर का, सलीम अली की तुलना टापू से ना करके अथाह सागर से इसलिए की गई है क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र और ज्ञान किसी एक टापू तक सीमित नहीं था, मतलब कि उनके पास में ज्ञान बहुत ज्यादा था, वो तो अपने कार्य क्षेत्र भी उनके पास में बहुत ज्यादा था, ठीक है। इसलिए वह प्रकृति और पक्षियों के बारे में असीमित ज्ञान रखते थे, ठीक है भाई, पक्षियों बहुत ज्यादा ज्ञान था उनके पास में, और उनका योगदान एक विशाल सागर की तरह विस्तृत था, विशाल सागर का था, इसलिए इसका टापू, हम इसकी तुलना भाई सागर से किया गया, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को समाज, ठीक है, हमारे समाज के लिए चुनौती किस आधार पर माना,
उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद का मतलब है कि भाई यहाँ पे बच्चे जो भी व्यक्ति सब हैं वस्तुओं को बेचने में लगे हैं, और व्यक्ति सब क्या आएंगे वस्तुओं को खरीदने में लगे हैं। वस्तु को बेचे जा रहे हैं, वस्तु को खरीदे जा रहे हैं। इससे क्या बनना है, इससे ना इससे जो आपका मैं समझाता हूँ डिटेल में, जस्ट वन सेकंड प्लीज। ये देखो, उपभोक्तावाद क्या है? एक सामाजिक आर्थिक विचारधारा और संस्कृति है जो वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर बढ़ते उपभोग, ठीक, उपयोग को खुशी, सफलता और जीवन का स्तर पैमाना मानते हैं। मतलब कि भाई जितनी वस्तुएं आपका लेके अब मार्केट में वस्तु लाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के वस्तु लाए जा रहे हैं, और लोग खरीदते जा रहे हैं, और लोग खरीद करके ना जो खरीदते हैं ना तो खुश, तो अपने आप को ना खुशी करते हैं, खुश पाते हैं, अपने आप को खुश करते हैंगे, सफल, उनको लगता है कि वह सफल हो गए, या उनको लगता है कि उनका जीवन स्तर बढ़ गया। ये सब चीजें, यह प्रवृत्ति अधिक से अधिक सामान खरीदने और उपभोग करने की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जहां विज्ञापन उपभोक्ता को अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, और विज्ञापन क्या करता है कि भाई उस सब चीजों को ना प्रेरित करता है कि भाई तुम खरीदो खरीदो। बे उसको मतलब का भी, उनके जो व्यक्ति जो खरीदते हैं उसको मतलब का भी नहीं है, फिर भी वह खरीदते हैं। तो ये सब चीजें के बारे में उपभोक्तावाद, इसका मतलब ये होता है। तो उसके बारे में हमारे को जो आंसर लिखना आएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ता है, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती किस आधार पर माना? तो हम लिखते हैं वही सेम आंसर लिखते हैं इसका। ये देखो आंसर है हमारा, ये रहा हमारा पहला, हमारा इस, ठीक है, इस संस्कृति ने हमारी परंपराओं और सामाजिक मर्यादा और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया है, इसलिए परंपराओं को वे तोड़े जा रहेंगे। ठीक है, जो भी परंपरा, जैसे कि अब लोग क्या है ना, नई नई चीजों को लेकर नई नई चीजों को खरीदते हैंगे, और पुराने मतलब कि अब देखो सबके सब जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि अब पहले क्या हुआ करता है ना, जैसे कि छठ पूजा होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, छठ पूजा होता है, तो ये एक बिहार की साइड का बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है, त्योहार है। तो वहां पर क्या होता है ना, खाजा होता है, ठीक है, खाजा होता है, कसार होता है, वो सब ना घर पे पहले बनाया करते थे। अब क्या हो रहा है, वह मार्केट में मिल जाता है। वो तो अच्छी बात है भाई, मार्केट में मिल जा रहा है, बट ये चीजें परंपरा को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है ना वो। सामाजिक, और फिर शुद्धता हो गया, सामाजिक मर्यादा, और भी चीजें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो नैतिकता के मूल्य को कमजोर कर रहा है। ठीक है, आगे हमें ये भी दो लाइन लिखना, ये वाला लिख देना, एक ही बार लिख देना। लोग अब विज्ञापन से प्रभावित होकर जीवन जी रहे हैं, जिससे विवेक और संबंधों की गंभीर गरिमा घटती जा रही है। अब लोग क्या विज्ञापन को देख करके भाई क्या कर रहे हैं, नहीं भाई ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस चीज का यूज करना चाहिए, इस चीज का यूज करना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। जिससे विवेक बुद्धि हो गया, इसको क्या फैसले लेने हैं, क्या सही नहीं है जिंदगी करने में, बस सब सोच ही नहीं रहेंगे। ठीक है, और संबंधों की गरिमा घटती जा रही है। तो ये दो आप लिख देना, बाकी चाहे तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। उपभोक्तावाद ने समाज में दिखावा, असंतोष और मानवीय मानसिक तनाव बढ़ा दिया है। ये सब आप लिख सकते हो कोई सा भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में हैगा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ल्हासा की और पाठ के आधार पर हमारे को बताना है। चलो करते हैं। यात्रा क्यों बढ़ते समय देखो, या ल्हासा की पाठ के आधार पर अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें डाकुओं वाले इलाके से गुजरना पड़ा जहां जान का खतरा था। इसके अलावा उन्हें सामान ढोने के लिए कुली नहीं मिले, और उन्हें तेज धूप में पैदल चलना पड़ा, जिससे वह उन्हें काफी परेशानी हुई। तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, वह हमारे हैंगे बुक्स रिलेटेड में 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। इनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं कराता हूँ। पहला हमारे सामने में क्वेश्चन रहेगा, देखो, बच्चों का काम पे जाना एक बड़े हादसे के समान है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हादसे का समान है। बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं भाई, बड़े नहीं है क्या? आगे करते हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता के आधार पर हमारे को स्पष्ट करना है। चलो करते हैं। देखो, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम यहाँ से लिखने चलेंगे, यह घटना समाज की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है, मतलब कि प्रश्न लगाता है, जहां बच्चों को खेलने पढ़ने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे करते हैं, सही है, कवि के अनुसार यह स्थिति इतनी ठीक है, भयावह भयावह है कि इसे एक सामान्य घटना के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाई सामान्य थोड़ी ना स्थिति, भाई बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, समझे बात को। आगे करते हैं, यह स्थिति समाज के लिए एक चेतावनी है कि वह अपने भविष्य, यानी बच्चों के बचपन की रक्षा करने में विफल रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे को लिखना है।
आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मेघ रूपी मेहमान के आने से। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आपके आज का ही आपका एग्जाम है, तो आपको जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ लेना, उसी को समझ लेना। अगर याद ना हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बस समझना और थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना बस, और ना याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, कवि, ठीक है, कवि मोहन के संकल्पों पर अपने जीवन को नवोच्चार, ठीक है, करना क्यों चाहता है, और कैदी और कोकिला कविता के आधार पर तर्क सहित उत्तर देना है हमारे को। चलो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, कभी हमारा मोहनदास करमचंद गांधी मोहन के संकल्पों, ठीक है, संकल्प पर अपना जीवन जीवन नवोचार करने को तैयार है, क्योंकि वह भारत को स्वाधीनता, ठीक है, गांधी जी मत की जो गांधी जी की बात की जा रही है, ठीक है, तो भारत को स्वाधीनता प्रधान, ठीक है, प्रधानी नत, ठीक है, प्रधानी स्वाधीन सॉरी स्वाधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। मतलब कि स्वाधीनता मतलब कि जो भी वहां पे गुलामी है उसको गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए वह क्या थे, प्रतिबद्ध थे। वह वो काम करा करते थे, इसलिए उनके विचारों पर उनके संकल्पों पर वह कवि जो हैंगे वह क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन को नवोचार, अपने जीवन को वह बिता देना चाहते हैं पूरा, ठीक है, समर्पण करना चाहते हैं। कवि कोयला, ठीक है, कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि देश में अंग्रेजों की भयानक यातनाएं चल रही है। ऐसे समय में गांधी जी का स्वतंत्रता का संकल्प ही एकमात्र आशा है। ठीक है, कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों को विद्रोह की भावना जगाकर गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन को गति देना चाहता है। तो ये हमारे को लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। ठीक, आगे करते हैं। लद यद, ठीक है, लद लल लल यद, ठीक है, लल ललद यद, ललद यद के अनुसार बंद द्वार की सकल किस प्रकार खोली जा सकती है। ठीक है, सकल किस प्रकार से खोली जा सकती है, बंद द्वार की सकल किस प्रकार से खोली जा सकती है, बंद द्वार की सकल किस प्रकार से खोली जा सकती है। कहने का मतलब है कि देखो इस प्रकार से हम खोल सकते हैं। देखो लगद, ठीक है, लगद के अनुसार बंद द्वार की सकल, ठीक है, सकल को साम भाव में समान भाव हो गया, और भोग व त्याग के बीच, ठीक है, संतुलन अपनाकर खोला जा सकता है। मतलब कि इसका मतलब क्या तो समझो, जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और सांसारिक लोभ लालच से ऊपर उठ जाता है, और आत्मा परमात्मा की एकता को समझकर ईश्वर को अपने हृदय में खोजता है, तब ज्ञान की प्राप्ति से वह द्वार स्वतः ही खुल जाता है। ठीक है, मतलब कि जो बंद द्वार की बात की जा रही है, मतलब कि भगवान के द्वार की बात की जा रही है। इसमें यह है कि हमारे को समान भावना रखना है, भोग व त्याग की भावना, भोग और त्याग के बीच में संतुलन करना है। ठीक है, मतलब कि अपने इंद्रियों को अपने काबू में करना हैगा। ठीक है, और सारा ध्यान हमारे को परमात्मा पर देना है। ये सब चीजें हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या आएगा, हमारा जो स्वर्ग का जो द्वार होता हैगा, ठीक है, भगवान जी का जो द्वार होता हैगा वह खुल जाएगा। आगे करते हैं। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 13 आएगा, एक पाठ्य पुस्तक के उत्तर देना है। हमारा क्वेश्चन आंसर है बुक से रिलेटेड में, 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना हैगा। ठीक है, तो चलो देखो क्या है क्वेश्चन हमारे को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा जैसी बातों को छिपाना, लेकिन बाहरी सुंदरता और संगीत जैसे बातों पर जोर देना समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखो, तो हम लिखेंगे, हम ये इसका आंसर ऐसे लिखें, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। स्वरूप, ठीक है, राम स्वरूप का अपनी बेटी शिक्षा की उच्च शिक्षा जैसी बातों को छिपाना यह दर्शाता है कि उस समय समाज का महिला की शिक्षा को शादी में एक बाधा माना जाता था। वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता तय करना चाहते थे जहां उसकी शिक्षा कोई मुद्दा ना बने। ठीक है, इसके बजाय बाहरी सुंदरता और संगीत जैसी कलाओं पर जोर देना यह दिखाता है कि समाज में महिलाओं को केवल एक वस्तु या मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता था, जिसका मुख्य कार्य घर संभालना और पति को खुश करना था। और इस प्रकार की सोच लैंगिक असमानता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। वह वह उमा को सीधी सादी और कम पढ़ी लिखी लड़की की तरह व्यवहार करने की उपेक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब मतलब कि वहां पर ये सब आपका लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। था। लेखिका की नानी ने कभी आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, मतलब वहां पर जाकर रैली नहीं लगाई, आवाजें नहीं उठाई, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में
में अपनी भूमिका निभाई। फिर भी उन्होंने आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभाई, कैसे निभाई वही हमारे को लिखना है। ठीक है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर हमने पर विचार करते हुए लिखना है हमारे को। ठीक है, तो नानी ने कैसे आंदोलन करने में योगदान दिया वह हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर है। देखो, पहला तो उन्होंने कैसे लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना। उन्होंने कभी भी अंग्रेजियत को नहीं स्वीकार किया, अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी के जो भी क्या बोलते हैं, जो भी चीजें होते हैं, मतलब अंग्रेजी के जो भी क्या बोलते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, उसको नहीं अपनाया। ठीक है, भले ही उनके पति बैरिस्टर थे। ठीक है, बैरिस्टर थे और अंग्रेजी जीवन शैली अपनाते थे। ठीक है, तो भले उनके पति जो थे भाई क्या थे हमारे, अंग्रेज थे, फिर भी उन्होंने अपने उनकी जो तकनीक होता है, उनका क्या होता है, उनका जो सोचने का तरीका होता है, हर एक रहने का जो तरीका होता है, उनको नहीं अपनाया। ठीक है, ठीक है, आगे है हमारा मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा से यह वचन लिया कि वह उनकी बेटी की शादी, ठीक है, वह उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाए, ना कि किसी अंग्रेज भक्त से। ठीक है, तो ये सब इसलिए इस तरह से करके उन्होंने क्या करा, इस तरह से करके उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस तरह से उनका मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या करा, उन्होंने अपना योगदान के अंदर में अपना अपना योगदान दिया। आगे लिख सकते हैं, यह उनकी देशभक्ति की भावना और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को दर्शाता है, जिसने परोक्ष रूप से आंदोलन में प्रेरणा दी। आगे करते हैं, इस घटना ने लेखिका और अन्य जीव लोगों को उनकी स्वतंत्रता प्रेमी सोच का पता चला, जिससे वह प्रभावित हुए। ठीक है, तो इनको मतलब कि इस तरह से ना उन्होंने अपने स्वतंत्रता, अपने देश को बढ़ावा दिया, अपने देश के तरीकों को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो बस ये चीज है हमारे को लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ जाता है। अब आगे आपको पता ही होगा, आपको एक अनुच्छेद लिखने के आता है। ठीक है, अनुच्छेद मैंने लिखना पिछले 2 क्लासों के अंदर मैंने लिखना बता दिया, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। आगे करते हैं 15 क्वेश्चन के अंदर में हैगा पत्र लिखना होता है। तो मैंने आपको बोला था भाई, एक जो हैगा आपको विद्यालय प्रधानाचार्य जी को कैसे, प्रिंसिपल सर को कैसे पत्र लिखते हैं, और संपादक को कैसे पत्र लिखते हैं। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक को कैसे पत्र लिखते हैं, वह लिखना सीख जाओ, वह आपको आगे भी काम देगा। तो ये हो गया ऐसे लिखने वाला, मतलब कि औपचारिक पत्र। ठीक है, आगे एंड 60 में हमारा क्या आता है कि लघु खाता लिखने के लिए आता है, या हमारे को ईमेल राइटिंग आता है। तो मैंने बोला था ईमेल राइटिंग पत्र जैसा ही लिखते हैंगे, तो वैसे लिखना सीख जाओ, वो भी बता दिया था पिछली क्लास में कैसे लिखते हैं। तो आपको ये सब अभी आपने नहीं देखा होगा, तो पिछली क्लास का वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने हर एक फॉर्मेट वॉर्मेट सबको समझा दिया, कैसे लिखते कैसे नहीं लिखते हैं। ये सब आसान चीजें आप लिख सकते हो। आगे कहते हैं 17 क्वेश्चन हमारा आएगा, 80 शब्दों में संवाद लिखना है, बातचीत आएगा। तो इसको जब आप दो दोस्त हो, आपस में जो बातचीत करते हो ना, वैसे लिखना है, बस वहां पर टॉपिक अलग हो जाएगा बस। ठीक है, एंड मैंने ऑप्शन यही बोला था कि भाई सूचना आलेख मैंने लिखना बता दिया था कि सूचना आलेख को कैसे लिखते हैं। दोनों में से दोनों ही आसान है, कोई सा भी आप लिख सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बुक से रिलेटेड में, ठीक है, आपका व्याकरण से रिलेटेड में सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हैं, अभी आपके पास समय है दोनों क्वेश्चन पेपर के आपके सारे सारे ग्रामर पढ़ लो, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके आंसर को पढ़ लो। ये आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैंने कराया है। तो अभी आपके पास समय है, फटाफट से लग जाओ। ठीक है, मेहनत करो, और अपने 80 में से 80 मार्क्स अभी भी ला सकते हो आप। तो बस अच्छी तरह से पूरा फोकस है ना। अगर आप ना पढ़ पाओ, ज्यादा ना पढ़ पाओ, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, जितना पढ़ा उतना है, बस मन को शांति रखना और पेपर में जाके लिखना। जरूरी नहीं है, घबराने वराने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो बस आज की क्लास में ये भी फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और बिल्कुल नहीं पढ़े देखो, बहुत ज्यादा पढ़े हो वो भी शांत रहो, और कम पढ़े हो फिर भी शांत रहो, एकदम मन को स्थिर रखो, बस बात खत्म। जो भी होगा बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आज की क्लास को यही पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।